हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। महिला सुरक्षा के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर ये दावे महज खोखले साबित होते हैं। अंबाला की हरप्रीत और फरीदाबाद की नाबालिग लड़की के मामले में तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। एक बेटी दहेज के लिए मार दी गई तो दूसरी बेटी एक रसूखदार की बुरी नजरों का शिकार हुई। लेकिन इन दोनों घटनाओं के अपराधी अभी भी खुले में घूम रहे हैं। और आज प्राइम टाइम डिबेट में हम बात करेंगे कि क्यों इन दोनों घटनाओं के गुनहगार अभी तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच सके हैं। वहीं इस पूरे मामले पर हरियाणा न्यूज बेटियों को इंसाफ दिलाने की मुहिम चला रहा है, जिसका मकसद बेटियों के गुनहगारों को सजा दिलवाना है। बेटी करे पुकार, मुझ पर क्यों अत्याचार, दहेज के लिए मुझे न मारो, बुरी नजर मुझ पर न डालो। कहने को आज बेटियां चांद पर पहुंच गई हैं, लेकिन समाज का एक तबका अभी भी ऐसा है जो बेटियों को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखना चाहता है। कभी दहेज के नाम पर प्रताड़ना दी जाती है तो कभी उस पर बुरी नजर डालकर उसे सताया जाता है। और इन सब से इतर सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से भी लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन बढ़ते अपराध को देखते हुए ये दावे महज दावे ही साबित हो रहे हैं। जमीनी स्तर पर इनकी कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। आज के समय में हर महिला, हर बेटी एक ही सवाल लिए खड़ी है कि आखिर हमें सुरक्षा कब मिलेगी, हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। और ये सवाल उस वक्त और गंभीर हो जाता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती हैं। फरीदाबाद से भी इसी तरह का यौन शोषण और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता नाबालिग और उसकी मां ने अशोक गोयल नाम के शख्स पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी रसूखदार है और उन पर दबाव भी बना रहा है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी ने आरोप लगाया कि वो अशोक गोयल नाम के कथित भाजपा नेता, कथित इसलिए कहा जा रहा है कि वो अपने आप को भाजपा नेता बताता है, लेकिन वो भाजपा नेता है नहीं। वो लगातार कहता है कि अगर मेरी कहीं भी आपने शिकायत की तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं कई मंत्रियों के करीब हूँ। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां अशोक गोयल के ऑफिस पर काम करती थी। मां और बेटी दोनों आरोपी के ऑफिस के ऊपर बने घर पर ही रहती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वो अपना सारथी समझ रहे थे वो इतना स्वार्थी निकलेगा कि नाबालिग पर बुरी नजर रखता होगा। नाबालिग का आरोप है कि आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था और किसी से कुछ भी कहने पर जान से मारने की धमकी दिया करता था। लेकिन एक दिन जब शोर सुनकर पीड़िता की मां वहां पहुंची तो महिला को भी धमकी देने लगा। कई बार तो पीड़िता ने खुदकुशी की भी कोशिश की। उन्होंने मेरे को टच किया तो मुझे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मुझे टच किया और मुझे धमकी दी कि अगर तूने घर के किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो मैंने चिल्लाया तो मेरी मम्मा नीचे से ऊपर आ गई। जब मैंने मम्मा को बोला मम्मा ऐसे बात है, तो मम्मा ने पूछा कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो उन्हें मम्मा बोली कि मैं FIR कराऊंगी। तो ये मम्मा को मार के, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इन्होंने मार के स्टार्ट कर दी और बोला कि अगर तुम लोग कहीं भी जाओगी ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा लिंक है। ऐसे डराते रहे, धमकाते रहे, मतलब काफी दिन तक चलता रहा। फिर भी जब मुझे सहन नहीं हुआ तो मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। ये 10 जनवरी की बात है। 10 जनवरी को जब मैंने शोर मचाया, जब ये मुझे टच करने लगे बहुत बुरी तरीके से, तब मैंने आवाज दिया मम्मा को, तो मम्मा आई तो फिर इन्होंने मारपीट स्टार्ट की थी। जब पानी सर से ऊपर निकला तो हिम्मत जुटाकर पीड़िता पुलिस के पास पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल तो वो संतुष्ट हैं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि अगर उसे उचित न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देगी। कार्रवाई से तो संतुष्ट है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
आज के इस विषय को लेकर के एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही दिखाई, लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं। आज के खास मेहमानों से सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ समाज सेवी ऋतु कटारिया कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ऋतु जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रेणु भाटिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सरकार का पक्ष रखेंगी। बहुत स्वागत है रेणु जी आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वेणु अग्रवाल हमारे साथ कार्यक्रम में है। वेणु जी, बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शालिनी यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत ऋतु कटारिया जी आपसे ही कर रहा हूं। ये समाज के भीतर ऐसा क्या हो रहा है? आखिर कब तक ये चलता रहेगा और हमारे समाज की जो बेटियां हैं वो कब तक इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहेंगी? ये कब तक चलता रहेगा? सरकारें बदलती हैं, सत्ता में कोई दूसरा राजनीतिक दल आता है, हर कोई ये कहता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहां है ये व्यवस्थाएं? कहां पर है बेटियों को इंसाफ मिलने की वो प्रक्रियाएं जिनके लिए कठोर कानून बनाने की बात होती है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो आज भी हम उसी चौराहे पर खड़े हैं जहां बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन जो है वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तो कौन है इसका जिम्मेवार? आम जो जनता है वो जिम्मेवार है, लेकिन उस जनता को सजा कौन देगा? सरकारें सजा देंगी, कानून सजा देगा। तो जब हमारे कानून व्यवस्था में इतना लचीलापन होगा तो किस तरह से बेटियों को इंसाफ मिलेगा? बहुत सारी ऐसी वारदातें होती हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बेटी के परिवार को डर रहता है कि कहीं रसूखदार जो हैं लोग उनके परिवार को किसी तरह से हानि ना पहुंचाए। तो आज भी वो एक हालत बनी हुई है कि हम बेटियां जो है समाज में रात के अंधेरे में बाहर निकलने से डरती हैं, अपने सुनसान जगह पर जाने से डरती हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिन रात जो है एक खौफ हमारे दिमाग में रहता है। आजादी देने की बात होती है, ये कह दिया जाता है कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये सम्मान की बात होती है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया जाता है। लेकिन रेणु भाटिया जी, ये आज तक की व्यवस्थाएं, फरीदाबाद, अंबाला और ये जो तमाम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो बेटियों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए बार बार ये कहा जाता है जीरो टॉलरेंस की नीति। कहां है वो व्यवस्थाएं? बार बार मैं सवाल यही कर रहा हूं कि कहां पर है वो व्यवस्थाएं, कहां पर है वो कठोर कानून की प्रक्रियाएं? कब बेटियों को इंसाफ मिलेगा? और इन दोनों ही मामलों के अंदर जो हम लगातार अपने सभी दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, दोनों ही मामलों में अभी तक आरोपी फरार हैं, चाहे सफीदों का मामला हो या फिर फरीदाबाद का मामला। रेणु जी। शुभेंदु, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ये बहुत शर्मनाक है कि आज उस युग में जब सरकारें बार बार बेटियों को बचाने की, पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आज भी कई दरिंदे इस तरह की हरकतें करते हैं और बेटियों के साथ बदसलूकियां करते हैं। ये दुखद है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, इस तरह की हरकत करना एक बहुत दुखद घटनाएं होती हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग ये समझ नहीं पाते हैं या देखते नहीं है कि कितने कड़े कानून है, कितनी सख्ती है, किस तरह से आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे तो किस तरह से उनके साथ बिहेवियर होगा, क्या सजाएं होगी, कितना कड़ा कानून होगा। ये समझते हुए भी कुछ लोग अपनी औसी मानते नहीं। तो यानी कि इसके पीछे कोई तो कमी है ना रेणु भाटिया जी? इसके पीछे कमियां हैं, सरकार की नीति होती है। विपक्ष लगातार इसको लेकर के कहता है कि सरकार अगर इच्छा शक्ति के साथ काम करे, प्रशासनिक अधिकारियों को अगर निर्देशित करे, तो क्यों नहीं एक्शन होगा, क्यों नहीं कार्रवाई होगी? देखिए शुभेंदु, मैं इस विषय पर जाना नहीं चाहती क्योंकि बेटियों का बहुत सेंसिटिव विषय होता है और मेरा प्रिय विषय है, तो मैं इसको बिल्कुल पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहती कि विपक्ष क्या कहता है। विपक्ष को भी पक्ष का जमाना मिला था 10-10 वर्षों का। उस समय क्या हुआ मैं वो गिनती करना नहीं चाहती, क्योंकि एक बेटी की जो है जिसके लिए हम बात करना चाहते हैं उसके लिए बुरा होगा, मुझे लगता है ऐसा कहना। नहीं तो सरकार को ये तो बताना होगा ना रेणु भाटिया जी, सरकार को ये तो बताना होगा कि महिलाओं के लिए सुरक्षा इस तरीके से प्रदान की गई। बिल्कुल बिल्कुल शुभेंदु, चाहे वो मीडिया का सहयोग हो जैसे आप लोग कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की जो है कानूनी प्रक्रिया में सख्ताई हो, दोनों का करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक नॉर्मल तरीके से इस कानून को आगे बढ़ाएं ताकि कोई भी इस तरह की हरकत ना कर पाए, परंतु फिर भी इस तरह से हो रहा है। मुझे ये हो रहा है ना, सच्चाई असल मायने में रेणु भाटिया जी यही है। जी यही सच्चाई है कि आज भी घटनाएं हो रही हैं। मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, एक महिला होने के नाते, महिला आयोग के नाते। और तो यानी कि इसका मतलब हम ये माने रेणु जी, सरकार की व्यवस्थाएं फेल हैं? नहीं, अपराध जो बढ़ रहे हैं उसको रोक पाने में सरकार विफल है? शुभेंदु, फेल
इस तरह की बातों के लिए फेल या पास की बात नहीं होनी चाहिए। नजर तो यही आता है ना रेणु जी, हमेशा यही बात सामने आती है कि किस तरह से कुछ लोग अपनी औची मानसिकता का उदाहरण देते हैं और उनके खिलाफ हम सख्ताई बरतें। और आप जानते हैं सरकार हमेशा कड़ी सख्ताई बरती है सरकार में, और इन केसेस में भी सरकार मुस्तैद है। पुलिस के ऊपर पूरा सख्ती करने के ऑर्डर्स हैं, चाहे वो व्यक्ति अगर सख्ती करने के आदेश होते रेणु भाटिया जी, तो आज वो जो आरोपी हैं वो पकड़ में होते, वो आज खुले में नहीं घूम रहे होते, वो अपराध को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। मेरी बात सुनिए शुभेंदु, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, करने के समय वो सोचते नहीं है, लेकिन इस तरह का पाप घिनौनी हरकत करने के बाद यही तो सवाल है रेणु जी कि उनके मन में डर क्यों नहीं है, कानून व्यवस्था को कोई डर क्यों नहीं है, पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? लंबे समय तक इस तरह के लोग बच नहीं पाते। आप पिछले केसेस देखिए, कहीं पर भी कोई बख्शा नहीं गया है, छोड़ा नहीं गया है। आज नहीं तो कल ये पकड़े जाएंगे और सरकार कल से बहुत सख्ती कर रही है और जल्द से जल्द ये गिरफ्त में आएंगे, कोई भी हो। अगर लेकिन रेणु जी, अब तक इतनी बेटियां ये इसी तरीके से प्रताड़ित होती रही हैं, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, तो आखिर एक्शन कब होगा, जब और नए मामले सामने आएंगे? आपके रिपोर्टर की मैं अभी बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी से, नेता से, फलां से, ढिमका से जुड़े हुए, ऐसा कहीं पर भी कोई ढील नहीं बरती जाएगी। कोई किसी भी व्यक्ति के साथ हो, यदि उसने गलत किया है और गलत सामने आया है तो उसको पूरी वही सजा मिलेगी जो एक अपराधी की होती है। तो इस बात से आप निश्चिंत रहे शुभेंदु, मैं इस केस को स्वयं देख रही हूँ, फरीदाबाद वाले को, और मैं कल उस परिवार से मिलने भी वाली हूँ, तो मुझे लगता है जल्द से जल्द वो व्यक्ति गिरफ्त में होगा। लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर हैं, ढिलाई इसमें मान रहे हैं? जल्द गिरफ्त में होगा। नहीं, ढलाई नहीं है, ठीक है। इस तरह रसूखदार है, सिर्फ इसलिए उसको छूट है, जो व्यक्ति इसीलिए वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है, पूरा प्रयास खुले में घूम रहा है। लेकिन पुलिस के हाथों से बच नहीं पाएगा। खुले से नहीं, ऐसा शुभेंदु नहीं होता कि कोई खुले से घूम रहा है और पुलिस ने उसे छोड़ा है। वो स्वयं भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, जहां पर भी है। बार बार रेणु जी धमकी दी जा रही है, उसको सजा धमकी दी जाती है पीड़ित परिवार को कि हम रसूखदार हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नेताओं से ऊपर तक हमारी। सुनिए, जब इस तरह से कोई पहले तो इस तरह से घिनौनी हरकत करता है, उसके बाद इस तरह से घिनौने बचकाना अपराध करता है कि वो धमकियां दे या बच रहा है, तो वो अपने अपराध को और बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। ये वो आपके माध्यम से यदि वो सुन भी रहा है मेरी बात को या आपकी बात को, तो वो अपने अपराध को और बढ़ा रहा है। ऐसा करने से वो अपनी गलतियों को और बढ़ा रहा है। तो जितना भी वो ज्यादा गलतियां इस तरह की करेगा, उतना जल्दी पकड़ा जाएगा और उतनी कठोर कार्रवाई उस पर होगी। ठीक है वेणु अग्रवाल जी, मैं जरा जल्दी से आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। बार बार ये विपक्ष की तरफ से कह दिया जाता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, बेटियां अपने आप को महफूज नहीं मान रही हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हैं। आज भी सरकार तो कह रही है कि हमने व्यवस्थाएं बनाई है, सरकार कहती है कि हमने महिला थाने भी खोल दिए हैं बेटियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या वो काफी हैं? क्या महिला थाने खोल देने से बेटियों को सुरक्षा मिल जाएगी? बेटियों की सुरक्षा की गारंटी क्या महिला थानों से है? वेणु अग्रवाल जी शुभेंदु, सुन पा रहे हैं आप? जी देखिए, जहां तो एक और महिलाओं द्वारा अर्जित उपलब्धियों की हम सराहना करते हैं कि कितनी ही हमारी महिलाएं आज इस मुकाम तक पहुंची हैं कि हमें गर्व होता है, चाहे वो किसी भी समाज के वर्ग से हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो। बहुत गर्व होता है जब हम एक महिला को उन्नत होता देखते हैं। लेकिन जब महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है, इस तरह का उत्पीड़न होता है, तो बहुत दर्द होता है। और हम किससे उम्मीद लगाएं, किसके पास न्याय के लिए जाएं, किसको अपनी बात कहें? जो पीड़िता है या जो भी उसके साथी हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो गुहार सरकार से ही लगाएंगे ना, वो उम्मीद सरकार से लगाएंगे और इसीलिए चुनकर रहे हैं वो आपसे। और अगर आप इस वक्त अपना पल्ला झाड़ देंगे कि हम तो बेटियों के साथ हैं जी, हमने तो थाने खोल दिए हैं, हमने फला स्कीम्स ले आए हैं, लेकिन आप बताइए रिजल्ट्स कहाँ हैं? फिर भी अपराधी आप देख रहे हैं कि खुले घूम रहे हैं। आज भय के साए में हमारी बेटियां पल रही हैं, बाहर वो निकल नहीं सकती हैं। आज जो कानून की व्यवस्था जो चरमरा रही है, हर मोर्चे पर विफल हो रही है इस सरकार के राज में, तो कौन जिम्मेदार है इसका? आप केवल इसका उत्तर दे दीजिए, मैं अपनी बहन से पूछना चाहूंगी।
क्योंकि एक महिला हूँ, महिला की बात को रखना चाहूंगी, वो भी मेरी बहन है, दर्द समझती है महिला का, मैं बहुत अच्छे से बखूबी समझती हूँ इस बात को कि वो महिला का दर्द समझ रही होंगी। लेकिन जब अपनी सरकार की तरफ से बैठी है तो सरकार की जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकती कि हम तो बस उनके साथ हैं, हमें उनके साथ पूरी संवेदना है, पूरी सहानुभूति है। केवल सहानुभूति से नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। लेकिन एक्शन लेना राजनीतिक होगा, दलों से ऊपर उठ करके बात करनी होगी। होगा कैसे अपराधी बिल्कुल यही सोच चाहिए। आ रही है, मीडिया पर आ रही है ओपनली, कितनी शर्मनाक उसके लिए बात होगी, कितनी उसके लिए मुश्किल हुई होगी। वो खुलेआम आपको नाम भी बता रही है, वो उसका एड्रेस भी बता रही है, वो सब कुछ बता रही है और फिर भी वो खुला घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं तो लापरवाही है, कहीं ना कहीं तो आपकी तरफ से ढील है। और वो खुद कह रहा है कि मैं बीजेपी का जो भी नेता या व्हाटएवर जो भी है वो। तो अगर आप ही के राज में आप ही के लोग इस तरह की घिनौनी हरकतें करेंगे तो आम आदमी से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? रेणु जी, फिर तो अपराधियों को और खुली छूट जवाब दीजिए कि भाई आप अपराध कीजिए, पकड़ में आप लोग आएंगे नहीं, थोड़े दिन में सरकार भूल जाएगी, बात रफा दफा हो जाएगी और फिर वही कानून व्यवस्था की फिर वही ढाक के 3 साल। ठीक है रेणु जी। देखिए, मेरी बहन अग्रवाल जी ने बहुत विस्तार से कई बातों को कहा और इस बात का भी एहसास कराया कि चाहे वो कोई भी बेटी हो, कहीं की भी हो, किसी भी जाति वर्ण की हो, बेटी बेटी है और उसके साथ हुई कोई भी शरारत, कोई भी अपराध है। चाहे वो समझ रही है, चाहे मैं समझ रही हूँ, चाहे पैनल पर बैठी मेरी कोई भी और बहन समझ रही हो। लेकिन मैं अपनी बहन को आश्वासन दिलाती हूँ कि यदि ये अपराधी घूम रहा है या कहीं छिपा है या कोई भी इस तरह की बात जो आज सामने आ रही है और आप लोग कह रहे हैं, ये निश्चिंत रहिए, ये व्यक्ति पकड़ा जाएगा और इसने जो भी अपराध किया है, जो भी उसके खिलाफ धाराएं बनती हैं, वो उन धाराओं के तहत सलाखों के पीछे होगा, पकड़ा जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है, हम हर एक के लिए कहते हैं कि वो अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर इस तरह से अगर हम बात कहें कि आपके शहर का घूम रहा है, आजाद है, खुला है, इस बात को मैं लेकिन नहीं भाटिया देती हूँ, जी, क्योंकि इस तरह के लोगों को जो सामने आ रही हैं, जरा उन पर एक नजर डालिए। सिलसिलेवार तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, सफीदों की घटना, फरीदाबाद की घटना, ये क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि अपराध बढ़ रहा है, अपराधियों में खौफ नहीं है, डर नहीं है बिल्कुल भी, और इसलिए वो सभी चीजें आप पता है, आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि सभी चीजों का पता है, कानून है, व्यवस्थाएं, सब चीज जानने के बाद भी वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, यानी कि डर नहीं है। शुभेंदु, इसी को तो अच्छी मानसिकता और घिनौना अपराध करने की प्रवृत्ति कहते हैं कि मालूम होते हुए भी। अब आप क्या समझते हैं, जिनके भी इन दोनों केसेस में नाम आए हैं, क्या वो अनपढ़ हैं, क्या इस व्यवस्था को जानते नहीं है, या क्या वो समझते नहीं है कि उन्होंने जो किया है वो बहुत घिनौना था? चाहे उन्होंने जिस भी सोच के साथ किया, जिस भी समय में किया, जैसे भी परिस्थिति में किया, अपराध तो अपराध है ना। क्या वो समझते नहीं है इस बात को? समझते हैं, परंतु इस तरह की घिनौनी मानसिकता के लोग हैं हमारे बीच में, और मुझे लगता है आपको, हम सबको मिलकर इस तरह की घिनौनी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रोकना होगा, और रोकने के लिए उनका एक लेकिन इसके लिए सबसे पहले राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके हमें बात करनी होगी महिलाओं की। शालिनी यादव जी, ये सबसे पहले अलग अलग, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे विपक्षी खेमे के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सुनिश्चित करना होगा कि हरियाणा प्रदेश को हम महफूज बना सके बेटियों के लिए, और नए सिरे से कोई ऐसी घटना सामने ना आए, इस बात को हमें सुनिश्चित करना होगा। शालिनी जी, देखिए, सुनिश्चित करना होगा सबको मिलके, लेकिन बातें करना बहुत आसान होता है और नॉर्मली बातें हवा में होती जाती हैं। इस मुद्दे पे ये पहला डिबेट नहीं है जो हम कर रहे हैं, और ये आखिरी भी नहीं है। बिल्कुल, ये सोचने की जरूरत है कि लूप होल्स कहाँ हैं, क्या बात है ऐसी कि हमको बार बार इस चीज पे बैठना पड़ रहा है, ये डिबेट्स करने पड़ रहे हैं, और हो यही रहा है कि आप और मैं अपने बाल खींच रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही। राजनीतिक दल जो भी कुछ करें, लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, सारे कानून भी हैं, सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन क्या वो कानून इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये होती है, क्या वो कानून इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं? निर्भया फंड है, निर्भया फंड का 90% से ज्यादा निर्भया फंड अभी तक यूज नहीं हुआ है,
कौन पूछेगा ये सवाल सत्तारूढ़ पार्टियों से कि आपने कितना फंड यूज किया? आपने फोरेंसिक लेबोरेटरी सेटअप की, आपने महिला थाने कहे, लेकिन क्या आपने महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाई इंडियन पुलिस फोर्स में? 50% आबादी की सिर्फ 8% रिप्रेजेंटेशन है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप कौन से वर्कशॉप्स देखते हैं होते हुए कि जिसमें लोगों को, जनता को सेंसिटाइज किया जाता है जेंडर वायलेंस के अगेंस्ट? कोई आपने देखे कभी वर्कशॉप्स होते हुए? एक पितृ सत्ता वाले समाज में जो सबसे ज्यादा पेट्रियार्की है, जहाँ पे औरत को दूसरे दर्जे का स्तर दिया जाता है, उसको एक वस्तु समझा जाता है, उस ऐसे समाज से जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे समाज में जब आप सुधार लाने की बात कर रहे हैं, तो सुधार कई पहलुओं पे आना पड़ता है। और उसकी सबसे पहली जो पहल होती है ना, वो जो सरकारें जिनका राज होता है उनकी सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी बनती है और उनका सबसे ज्यादा उनके पास अधिकार होता है इन चीजों को बदलने का। अगर जो अपराधी है वो आज तक खुलेआम छूट रहा है, खुलेआम आके ये कह सकता है कि देखिए मैं सिर्फ ये बीजेपी या किसी पार्टी की बात नहीं करूंगी, लेकिन इसमें बात यह है कि रसूख का दम्भ दिखा रहे हैं वो, कि वो इतने बड़े हैं, वो अपने मन में उनको लगता है कि वो कोई भी अपराध करेंगे और वो बच जाएंगे। ये मानसिकता क्यों आ रही है? हमारे सिस्टम्स इतने करप्ट हैं, हमारे सिस्टम्स इतने मैनिपुलेट हो सकते हैं, हमारे जो अफसरशाही है वो इतनी मैनिपुलेट हो सकती है, हमारा कानून इतना मैनिपुलेट हो सकता है, हमारे राजनीतिज्ञ इतने मैनिपुलेट हो सकते हैं, और तो और हमारी मीडिया इतनी मैनिपुलेट हो सकती है। तो जब सब कुछ मैनिपुलेट हो सकता है तो आप किस तरह से उम्मीद करते हैं कि न्याय एस्टैब्लिश होगा? ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और भी है। मैं ऋतु कटारिया जी आपसे ये बात समझना चाह रहा हूं कि हम जब ये कह रहे हैं कि महिला थाने खोल दिए गए, हम ये कोशिश करते हैं कि महिला थानों के जरिए कम से कम महिलाएं अपनी अगर कोई भी शिकायत होती है तो उसका उस बात को थाने तक पहुंचा सके, उस शिकायत को कर सके। लेकिन आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। शिकायत करना तो बहुत दूर की बात है, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें रिपोर्ट दर्ज तक नहीं होती है, दबे रह जाते हैं वो। आखिर उनको कैसे हम बढ़ाएंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सिर्फ महिला थाने खोलने से अगर इन अपराधों पे हम अंकुश लगा सकते तो शायद आज कुछ कमी आ जाती, लेकिन ऐसी कोई कमी हमें नजर नहीं आ रही है। जहां महिला थानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, वहां आम लोगों को, महिलाओं को एक विश्वास दिलाने की जरूरत है कि आपके साथ वहां पर न्याय होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो वहां तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि उस परिवार को डर रहता है कि हमारी समाज के अंदर बेइज्जती हो जाएगी या हमें जो है समझौता करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां की कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आ जाती है। क्यों आती है ऐसी? क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं आप आर्थिक या आप राजनीतिक जो है उस तरह का असर देख सकते हैं। अभी बहुत छोटी सी एक किसी जगह की इंसिडेंस है कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल आ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में जो है मनचले छेड़ रहे हैं, लेकिन वो परिवार जो है वो पुलिस में नहीं जाना चाहता क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी सुनवाई नहीं होगी, वो यहाँ रोजी रोटी कमाने आए हैं। तो ऐसे में वो परिवार अपने बच्चों की शिक्षा को यहाँ बीच में छोड़कर अपने गांव वापस चला गया। तो देखिए उस टाइम कैसी सिचुएशन रही होगी उस परिवार की, उन बच्चियों की, उस माँ बाप की, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस के पास अगर हम जाएंगे तो हमें जो है वो लड़का हो सकता है हमें और ज्यादा परेशान करेगा। तो सरकार सिर्फ कानून लाने से अगर ये सब चीजें बदलती तो हम बहुत आगे निकल गए होते। कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जरूरत है, कहीं ना कहीं आम जनता को, चाहे वो गरीब परिवार है, चाहे वो कैसा ही परिवार है, उन बेटियों को उन सुरक्षा का एहसास दिलाना जरूरी है कि हम आपके साथ हैं। अगर सिर्फ बातें करने से ये हो जाए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में बहस करते रहेंगे और इस तरह से एक दूसरे की हम कि आज ये सरकार है, आज वो सरकारें तो बदलती रहेंगी, आज किसी की है कल किसी की है, लेकिन जनता तो वही खड़ी है ना। वो बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो एक लोगों की मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है। आप इतना कठोर अपराध वो कर रहा है तो आप उसे सड़क पे, बीच चौराहे में लाकर उसके साथ उसका अंजाम दीजिए ना, तब ये एग्जाम्पल सेट होंगे कि हाँ बेटियों के साथ अन्याय करने की क्या सजा होती है। और इसीलिए बहुत से मामले जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ऋतु जी, क्योंकि अब मैं रेणु भाटिया जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। लेकिन ब्रेक के बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें शिकायत तक दर्ज नहीं होती है। तो सबसे पहले उसके पीछे का कारण हमें समझना होगा, क्योंकि शिकायत ना होने का एक बड़ा कारण यह माना जाता है कि उनको थ्रेट किया जाता है।
ऐसे परिवारों को के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो शिकायत दर्ज ना करें। लेकिन इसके लिए सरकारों ने क्या किया, मौजूदा वक्त की सरकार इस पर क्या कर रही है, महिला थानों से कितनी बात बनेगी और क्या असल में गारंटी है महिला थानों के जरिए महिलाओं की सुरक्षा की? ये एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर बात। और हरियाणा न्यूज पर ये बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश लगातार इसी तरीके से आगे बनी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले रेणु भाटिया जी, एक सवाल ये कि बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें शिकायत दर्ज हो जाती है, बेटियां उसके परिवार सहयोग करते हैं, साथ देते हैं और उस घटना जो होती है उसके खिलाफ आकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मामले आज भी हैं जो कि सामने आ ही नहीं पाते हैं। शिकायत दर्ज सिर्फ इसलिए नहीं होता है, कई बार जो रसूखदार लोग होते हैं उनका दबाव होता है, प्रेशर होता है और यह भी डर होता है कि अगर शिकायत कर दी तो कल को उनकी सुरक्षा की गारंटी लेगा कौन? भाटिया जी। शुभेंदु, अभी मेरी बहन जब बोल रही थी तो मैंने उस टाइम कुछ आंसर देने की इच्छा जाहिर की थी कि बहुत सारी बेटियों के साथ इस तरह से न्याय नहीं हो पाता या उनकी बात सामने नहीं आती या वो आगे नहीं आना चाहते। जैसे अभी उस बहन ने बताया कि एक परिवार गांव चला गया, शिफ्ट हो गया कि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी या वो डर गए, लेकिन ये भी किसी बात का हल नहीं है। हमें अगर हमारे साथ कोई बदतमीजी करता है तो हमें आगे भी आना ही होगा। दूसरी बात ये कि ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं कि ऐसी कई लेकिन रेणु जी ये भरोसा जनता के अंदर सरकार को जगाना होगा। मैं उसी ये जगाना होगा भरोसा सरकार मैं को। उसी के लिए आपको बता रही हूँ कि ऐसी भी बहुत बेटियां हैं जिनके साथ इस तरह की बात हुई तो उन मंचलों को पकड़कर बंद भी किया गया और सलाखों के पीछे है वो। देखिए, महिला आयोग के नाते मेरा जेल विजिट इन्हीं वजहों से होता है कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर और जो वहां पर हैं उनको देखना कि किस किस केसेस में कौन है। तो ऐसा भी मैंने देखा कि बहुत सारे वो लोग जिन्होंने इस तरह का अपराध किया वो बंद भी हैं, कई कई वर्षों से उनकी अकॉर्डिंग टू केस जितनी भी उनकी सजा है वो उस तरह के भी हैं। ये इसीलिए लेकिन इसी तरीके की तो नजीर पेश करनी है ना रेणु भाटिया जी। शुभेंदु, हम जिस डर का बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अपराधियों के अंदर जो खौफ बने वो यही तो है। बिल्कुल, मैं वही बात आपको कर रही हूँ कि ये इसलिए भी पॉसिबल है कि जो इस तरह से नहीं बोल पाते थे वो महिला थाने खुलने से अपनी बात रखने लग गए। आज ये बात कही जाती है कि महिला थाने खुले, क्या हुआ, ऐसा करने से ये नहीं हल निकलेगा। तो मैं अपने इस पैनल की सभी बहनों को रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसके मन में जो हल है सरकार तो बार बार ये भी पूछती है ना, हल का हमें एक सिस्टम भी फॉलो करना है और हम अपनी राय भी दे सकते हैं कि ये सिस्टम होना चाहिए और उसमें सहयोग भी कर सकते हैं। यदि हम सारे ही ऐसा कहेंगे कि सरकार पर ही हम आश्रित है और सरकार ऐसा करेगी तो हमारा एक सामाजिक दायित्व क्या रहा। और आप ये देखिए, इस तरह से आपके जैसे लोग जो मीडिया से जुड़े हैं, मेरी दोनों बहनें यहाँ बैठी हैं, दोनों सोशल लिंक रखती हैं। इस तरह की बहनें जाकर समाज में बेटियों को मोटिवेट कर सकती हैं। इसी तरह की बातों से ही हल निकलते हैं और सरकार का जो साथ में रिस्पेक्टिव काम है वो सरकार अपना करे। तो ये एक मिला जुला प्रयास होता है कि इस तरह के मंचलों को, इस तरह की मानसिकता के लोगों को हम किस तरह से समाज के साथ जुड़ करके सभी सदस्य सहयोग करें, लेकिन सरकार की भी नीति होनी चाहिए। रेणु भाटिया जी, अगर महिला थानों के जरिए आपने ये सुनिश्चित किया कि कम से कम महिलाएं डर में ना हो, अगर पुरुषों के सामने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराने में उनको कहीं कोई भी डर लगता है या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो इसीलिए महिला थाने खोले गए ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सके। लेकिन वहां पर नियुक्तियों को लेकर के शालिनी यादव जी ने सवाल उठाया कि कितनी महिला डिपार्टमेंट अभी तक उन महिला थानों के अंदर महिला पुलिसकर्मी है, वहां पर उनकी संख्या कितनी है, पहले के मुकाबले कितनी संख्या? भले ही संख्या अभी कम है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र में भी कहा कि महिलाओं की बढ़ोतरी होगी और वो अलग बात है, परंतु कितनी भी महिला संख्या कम हो, जितने भी हमारे महिला थाने हैं हर डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो सब थाने हैं वो तो हमारे जुडिक्शन में आते हैं आयोग की, हम उनके वहां पर विजिट करते हैं, परंतु फिर भी मैंने ये नोटिस किया है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने कार्य को पूरी तरह कर रही हैं। देखिए, कहीं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप वुमेन पुलिस इज वर्किंग हार्ड और बहुत स्थानों पर ऐसा देखा गया है, कहीं पर भी अगर किसी महिला अधिकारी ने
कोई बात नहीं सुनी या कोई लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ एक्शन भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड काम हो रहा है कि अगर वो महिला थाने में है तो वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, अगर उन्होंने लापरवाही बरती, कोई काम जो उनके कार्य क्षेत्र में आता है उसमें कहीं कोताही बरती, लापरवाही बरती या कोई इस तरह का काम हुआ जिससे बेनिफिट नहीं मिला शिकायतकर्ता को, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई हैं। और अगर हम फर्ज समझते हैं तो अधिकारों को भी हमें समझना होगा, और अगर अधिकार चाहते हैं तो हमें अपने दायित्वों को, फर्जों को भी समझना होगा। ठीक है, वेणु अग्रवाल जी, कोई सुझाव, कोई ऐसा सरकार के लिए ऐसा आप कोई बात रखना चाहती हैं जो कि बेटियों के लिए हो, फायदेमंद साबित हो? कोई ऐसा सुझाव? महिला थानों के लिए शिकायत तो कर दी जाती है, ये कह दिया जाता है कि वहां पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, लेकिन कोई सुझाव? देखिए शुभेंदु, अभी मेरी बहन कह रही थी कि हमारी सरकार राय मांगती है कि हमें क्या करना चाहिए। वो बहुत अच्छी बात है, राय हमें देनी भी चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक अच्छी महिला होने के नाते बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिम्मेदारी कहाँ है? 7 साल होने को आए आपकी सरकार को, अभी तक आप राय मांग रहे हैं। आप रिजल्ट कब दिखाएंगे? आप पूरा का पूरा ठीकरा, वरना अक्सर मेरी बहन आज यहाँ पर शांत स्वभाव की मुझे मिली है, अच्छा लगा, वरना तो भाजपा के जितने नेता आते हैं पूरा का पूरा ठीकरा वो लोग कांग्रेस के सिर पर फोड़ देते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। भाई इतना लोगों ने आपको समय दिया, आप आज तक अगर सुधार ही ना कर पाए तो आप कैसे मतलब आप बैठे हैं लोगों के बीच में, आप सत्ता में आए हैं और अभी तक केवल रायशुमारी चाहिए। आप कह रही हैं वहाँ महिलाएं कम हैं, भाई कब आप लोग वहाँ की संख्या बढ़ाएंगे और कब एक्शन में आएंगे, एक्चुअल एक्शन में आएंगी? और आप कहते हैं कि सामाजिक दायित्व है, बिल्कुल है, वो तो हर किसी का दायित्व है, बेटियां तो सबकी सांझली होती हैं, लेकिन हम सरकार की जिम्मेदारी पूछ रहे हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है? भाई कहते हुए तो शर्म भी आती है, लेकिन बात तो सच है कि अपराधियों से भरी पार्टी पर हम महिला सुरक्षा को लेकर क्या भरोसा करें? और ये बात मैं खाली इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ तो मैं इनको अपराधियों से भरी पार्टी कह रही हूँ। बहुत सारे इस तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आपको कहूंगी। आप देखिएगा हाथरस में क्या हुआ, रातों रात बेटी के शव को जला दिया गया ताकि बात को छिपाया जा सके। आप देखिए उन्नाव में क्या हुआ, वहीं के खुद के एमएलए उस बीच में उसमें दोषी पाए गए और सरकार ने उनको छुपाने की कोशिश की, प्रशासन ने सरकार का पक्ष रखने की कोशिश की और अपराधी को बचाने की कोशिश की। भोपाल में आप देख लीजिए, कर्नाटक में अभी हाल ही में जो सीडी कांड हुआ है, तो कितनी शर्मनाक बातें हैं ये कि इनके जो खुद के नुमाइंदे हैं, खुद के नेता हैं, वो सब इसमें संलिप्त हैं। तो आम जनता से क्या उम्मीद करेंगे? खुद पुलिस जिसके पास जनता एक शिकायत लेकर जाती है, अरे वो ही जब रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो आम जनता कहाँ रेणु जी जरा इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रेणु भाटिया चाहूंगी, मैं इंटरवेन करना चाहूंगी इस पे। रेणु जी सोशल वर्कर हैं शायद, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। हाँ, मैं इसीलिए समझ गई उनकी भाषा, मुझे डाउट था कि उनकी भाषा तो वाकई विपक्ष की भाषा है। मेरी बहन ने नहीं सच नहीं मेरी बहन सच्चाई आप बताइए, मैंने कोई भी चीज अगर गलत कही है मेरी बात सुनिए कि मेरा हाथरस वाला वाक्य सही नहीं था, कि उन्नाव वाला सही नहीं था, कि कर्नाटक में सीडी कांड नहीं हुआ। भूमिका निभानी है, इसलिए आपने इन शब्दों का प्रयोग किया। भूमिका मुझे लगा शायद भूमिका तो देखिए हर किसी को अपनी निभानी चाहिए और ईमानदारी से निभानी चाहिए। देखिए आप भी ईमानदारी से निभाएंगे, आप सरकार को बचा रही है, लेकिन बचाना नहीं चाहिए। ऐसे नाजुक मामलों में आपको बचाव नहीं करना चाहिए सरकार का। महिला आज से पहले आपने लेकिन यही तो शुरुआत से बात हो रही है ना रेणु भाटिया जी और वेणु अग्रवाल जी, यही तो बात हो रही है कि राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके हमें बात करनी होगी। इसमें दोषारोपण नहीं, सिर्फ आरोप नहीं। महिला के मुद्दे को राजनीतिक ना बना, इसीलिए मैंने शुभेंदु शुरू में कहा था। मुझे चूंकि मैं आपका टेलीविजन देख नहीं पा रही हूँ तो मुझे ऐसे लगा कि शायद कोई सोशल वर्क के तौर पर बैठी हैं और जर्नल परसेप्शन दे रही हैं, लेकिन बीच बीच में मुझे लगा कांग्रेस की भाषा बोलने वाला वर्क करने क्यों घबराती हैं रेणु जी? जो सच्चाई है वो तो सच्चाई हम जनता के सामने लाएंगे, हम सच्चाई को जनता के सामने लाएंगे। आईना दिखाना हमारा हम तो आपको नहीं पता तो आपकी ये आपकी अज्ञानता है रेणु जी, ये आपकी अज्ञानता है। जनता को आईना दिखाना विपक्ष का पहला काम है और वो हम करेंगे और जनता की चोट पर करेंगे। वेरी सॉरी झूठ बोलेंगे तो आप पकड़ लीजिएगा।
लेकिन अगर सच बात जनता के सामने लाए तो आप क्यों डरते हैं उस बात से? शुभेंदु, मेरी बहन से आप एक एंकर के नाते मेरा पूछने पे ना ये राजनीति सोचेंगी। आप एक एंकर के नाते पूछिए, क्या इनको नहीं पता था कि महिलाओं को अपनी समस्याओं का बताना, ये महिला थाने खोल ले? क्या इनको नहीं पता था कि महिलाओं के लिए सुधार होने चाहिए? क्या ऐसा कोई सुधार इन्होंने नहीं तो पिछला समय इसीलिए तो छूट गया ना। नहीं रेणु भाटिया जी इसीलिए तो जनता ने मौजूदा वक्त में सरकार में आपको चुना है ना, बड़े भरोसे के साथ चुना है, उम्मीदों के साथ चुना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है शालिनी यादव जी, शालिनी जी, हम ये बात कर रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है। सरकार जब भी कोई आती है, कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता पर काबिज होता है तो उसका एक विजन होता है, उसका एक रोड मैप होता है और उसकी कार्यशैली के आधार पर यह तय होता है कि असल मायने में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था क्या रहने वाली है। तो सरकार की यह जिम्मेदारी जिसके तहत यह तय होता है कि महफूज होंगी बेटियां या नहीं, क्राइम किस तरीके से होगा, अगर क्राइम बढ़ता है तो सरकार का विजन है, सरकार की तरफ से यह हैंडल करने की प्रक्रिया है, वो अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि अगर कहीं भी कोई भी ऐसी संलिप्तता पाई जाती है या कोई भी इसमें लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, आरोपी होगा तो तुरंत सलाखों के पीछे होगा कानूनी प्रक्रिया के तहत। शालिनी जी। जी बिल्कुल शुभेंदु जी, देखिए जब भी कोई सरकार आती है तो उसके अपने कुछ प्रायोरिटीज होती हैं और वो प्रायोरिटी क्षेत्र नॉर्मली वही होते हैं जिनमें ज्यादा काम की जरूरत होती है। तो महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है। 2014 से ये महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में रखना शुरू किया कि बात इतनी गंभीर है। अगर आप देखें तो इस बात में तो पूरी सच्चाई है कि हमारी संसद में आज लगभग 50% ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध का संगीन मामले दर्ज हैं। तो जब इस तरह के लोग हमारे संसदों में बैठे हैं, हमारे टॉप लेवल पे राजनीतिज्ञ उसमें बैठे हैं, तो आप क्या उनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि ये उनकी मानसिकता दिखाता है महिलाओं के प्रति। और जब उनकी मानसिकता ये है तो वो महिलाओं की सुरक्षा को या महिलाओं की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। उनके लिए ये कोई गंभीर मामला नहीं है। और जब उनकी समझ में ये गंभीर मामला नहीं है तो उनकी कार्यशैली में भी ये गंभीर मामला नहीं होगा। और यहीं पे एक बहुत बड़ा गैप आता है। हम समाज को सुधारने की बात करते हैं, ये सब बहुत बाद में होता है। सबसे पहले कानून में ये चीजें बहुत धीरे से आती हैं, लेकिन कानून का जब तक डर नहीं होगा लोगों में, तब तक इस तरह की चीजें, इस तरह की वारदातें होती जाएंगी, बहुत आसानी से होंगी। देखिए ऐसा नहीं है कि अपराध पहले नहीं होते थे महिलाओं के खिलाफ, पहले कुछ मैकेनिज्म नहीं थे जहां पे रिपोर्ट की जाए, तो रिपोर्टिंग ज्यादा होती है। लेकिन उसके अलावा एक बात और भी थी कि पहले जो अपराध थे, जो अपराधी थे या जो आम जनता थी, उसमें कानून का डर होता था। पुलिस के नाम से लोग डरते थे। अपराध किसी के ऊपर अगर उसके ऊपर कोई केस फाइल हो जाए तो समाज में उसको घृणित नजरों से देखा जाता था। लोगों में ये भी एक नजरिया था। लेकिन अब जो है हम देखते हैं कि रसूखदार लोग हों या ऊपर से टॉप डाउन ये देखते हैं कि कानून के साथ मजाक करके, खिलवाड़ करके लोग आसानी से निकल जाते हैं। तो जनरल परसेप्शन जो आम आदमी में जाता है वो यही है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, पुलिस ने तो कुछ करना नहीं है। तो जब तक पुलिस का कानून का डर नहीं होगा, महिला थाने हैं जरूर है, लेकिन महिला थाने जो है होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सेंसिटिविटी और सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सी महिलाएं भी जो अभी हमारी आ रही हैं वो इसी पितृसत्तक समाज से आ रही हैं। उनके ऊपर भी वही प्रेशर्स हैं जो एक मेल जो पुलिस वाला होता है उसके ऊपर है। हर तरीके का प्रेशर होता है, प्रलोभन होता है, प्रेशर होता है, इस तरह का डाला जाता है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती है। तो जब ये नहीं होता है तो आपका ये कहना कि लोगों को जितने लोग ज्यादा से ज्यादा समाज में आगे आए और आके पुलिस में कंप्लेन करें, तो पुलिस में तो तब कंप्लेन करेंगे ना लोग जब लोगों को ये लगेगा कि हाँ न्याय मिलने की उम्मीद है। यानी कि उम्मीद जहाँ हो लोगों चुकी को न्याय नहीं मिलेगा और उनको लगेगा यहाँ हमें तो फालतू की मुसीबत और होगी, इसीलिए लोग आगे चल के फिर नहीं बोलते। जब उनको पता है कि हम शिकायत दर्ज कर देंगे, क्योंकि ये चीजें लड़ाइयाँ भी होती हैं, लोग इसमें सोच समझ के चलते हैं। ठीक है, उनको पता है जब आगे कुछ नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ते। ठीक है ऋतु जी, लेकिन जो सफीदों का मामला और फरीदाबाद के 2 मामले लगातार हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हाल फिलहाल की जो दोनों घटनाएं आई हैं, सफीदों के अंदर दहेज को लेकर के आज भी जो सोच बनी हुई है ये कैसे दूर हो,
ये तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो कि किसी सरकार के अधीन हो, ये तो सामाजिक तौर पर काम करने वाला चीजें हैं। तो समाज के अंदर जब जाते हैं तो ये दहेज को लेकर के हाई प्रोफाइल सोसाइटियों के अंदर भी आज भी दहेज को लेकर के इतना जो सोच बनी हुई है, इसको कैसे बदला जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम बहुत बड़ी दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं कि लगता है कि आज मेरे बेटे की शादी है और उसकी शादी में 30 लाख 50 लाख जो ये पैसे वालों ने एक ट्रेंड शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। और दूसरा, ये जो लालची लोग हैं ना, जिनकी शादियों में इतना पैसा आ रहा है या जो एक डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस बेटी के लिए एक नरक साबित होता है। जैसा कि एग्जाम्पल हमारे सामने है, दहेज की बलि चढ़ा दिए जाते हैं। जो इतने एजुकेटेड परिवार से आई बेटी है, वो एजुकेटेड बेटी और एक एजुकेटेड परिवार में गई हुई बेटी, अब गरीब परिवार की तो बात छोड़िए, बहुत बड़े जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या बहुत ही अच्छे वेल ऑफ बिजनेसमैन हैं, उनके परिवार में बेटियों को इस तरह से दहेज की लिए बलि बना दिया जाता है। तो कितनी मानसिकता हमारी कहां जा रही है? क्या उस परिवार के अंदर कोई भी एक इंसान नहीं है जो उस बेटी की रक्षा कर सकता हो? क्या उस परिवार की महिला जो खुद एक महिला है, खुद किसी की बेटी है, क्या उस बेटी को बचाने में आगे नहीं आई? तो ये हमारे समाज के मुंह पर जो है एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आज हम महिलाएं भी एक दूसरे के साथ नहीं खड़ी हैं। अगर शायद ये हो तो जो अपराधी है, जिसकी मानसिकता इतनी घिनौनी है कि वो बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय करने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं रुक सकता है। दूसरा कि ये कोई एक दिन का प्रोसेस तो नहीं है कि बेटी को आज ही कुछ दहेज के लिए बोला गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये कितना जाने कितने दिनों का प्रोसेस चला आ रहा है। तो मेरी सभी बेटियों से आपकी चैनल के माध्यम से अपील है कि आप डटकर उनका मुकाबला कीजिए। सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। जहां हम एक जिम्मेवारी की बात करते हैं तो वहां पर आप अपने लिए खुद एक सुरक्षा कवच बनिए और बाहर आइए। क्यों सहन करेंगे आप? जहां से शुरुआत हो रही है आपको वहीं पर खत्म करने की उस बात को जरूरत है। अगर आप उसी समय शिकायत करें, अगर आप उसी समय अपने घर के बाकी लोगों को इस बारे में बताएं, तो शायद जो नौबत बाद में हम देखते हैं, जिस तरीके की घटनाएं होती हैं, वो कम से कम ऐसा ना हो पाए। खैर, मैं जरा जल्दी से वेणु अग्रवाल जी, इसको लेकर के विपक्षी एक भूमिका के तौर पर ये जो मामले सामने आए हैं, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी या तमाम जो और दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी इसमें उन बेटियों का साथ दें, उन पीड़ित परिवारों का समर्थन करें, कम से कम वो साथ आकर के उनके साथ खड़े तो हों कि ऐसी घटनाएं हुई हैं तो उनके साथ कोई है। ही बात कह रहे हैं, उनके अगेंस्ट बात नहीं कह रहे, उनके समर्थन में बात कह रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ना चाहिए और सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जल्द से जल्द पकड़कर जब उन्हें सजा दिलवाई जाएगी तो आगे की हमारी बेटियां बच जाएंगी। हम लोग क्या इनसे मांग रहे हैं? केवल न्याय ही तो मांग रहे हैं और वो अपनी बेटियों के लिए मांग रहे हैं, तो हम उनके समर्थन में ही खड़े हैं और समर्थन की ही बात कर रहे हैं। और सरकार के लिए चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकारें और आगे बढ़ें और अपराधियों को पकड़ें। ठीक है, रेणु जी जरा जल्दी से जवाब इस पर दे दीजिए, बहुत कम समय है, कि अब ये जो दोनों ही मामले हैं, इसमें गिरफ्तारी कब, ये नजीर पेश कब होगी कि तत्परता के साथ सरकार काम कर रही है और इस पर प्रशासनिक अधिकारियों को सीधे सीधे निर्देशित है कि अगर कहीं भी कोई भी गलती होती है तो उस पर पुलिस आपके साथ खड़ी है और तुरंत उस ऐसे जो बदमाश हैं या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं या आरोपी हैं वो बाहर खुले टाइम में कुछ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे? देखिए शुभेंदु, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस अपना कार्य कर रही है और मैंने आपको बताया कि ये बहुत जल्द दोनों अपराधी गिरफ्त में होंगे। लेकिन ये एक सामाजिक विषय है, हमें राजनीति से हटके इसमें सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए केवल सरकार को दोषी ठहराएं, आश्रित करें, तो हम भी पिछली सरकारों के 10 दोष गिना सकते हैं। काश ऐसा कोई कड़ा कानून 10 वर्षों में बना होता। नहीं, बात सिर्फ लेकिन आज की ठीक है रेणु जी, ताकि हमारी सरकार उसे बढ़ा लेती। परंतु ऐसा ना होकर यदि ये सरकार किसी भी तरीके से कोई स्टेप्स को फॉलो कर रही है, चाहे महिला थानों के नाते चाहे और किसी तरीके के नाते, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जनता भी आपके ऊपर भरोसा करती है और इसीलिए चुनकर भी भेजा है और इसीलिए विश्वास पर ठेस नहीं पहुंचेगी। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस भरोसे के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने ये भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर तस्वीर सामने होगी और जो आरोपी आज भी खुले में घूम रहे हैं जल्द से जल्द वो गिरफ्तार होंगे और पुलिस की पकड़ में होंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।